हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे फैमिली एंड कम्युनिटी सब्जेक्ट, जो कि आपका डीएड डिप्लोमा का सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11 है और ये कॉमन पेपर है। यानी कि HI, VI, IDD तीनों ट्रेड में ये अध्ययन किया जाता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है 1.4 तक, यानी कि जो यूनिट है हमारा उस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम लोगों ने सब यूनिट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 ये सभी हम लोगों ने अध्ययन किया है। और आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग 1.5 सब यूनिट का अध्ययन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं 1.5 है 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता की चुनौतियाँ। तो 21वीं सदी में जो शिक्षार्थी होते हैं उनके माता पिता की चुनौती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चैलेंजेस ऑफ पेरेंट्स ऑफ 21st सेंचुरी मॉडर्न डे लर्नर्स। आइए देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 21वीं सदी के आधुनिक शिक्षार्थियों के माता पिता की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि वे एकाकी परिवार में रहते हैं, यानी कि एकल परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं। एकल परिवार का मतलब यह होता है कि यहाँ पे केवल माता पिता और उनके बच्चे, और संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है कि माता पिता के माता पिता यानी कि दादा दादी, चाचा चाची के बच्चे और आपके भाई बहन या फिर अन्य कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई सदस्य हो जो आपके साथ में रह रहा हो, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। दिव्यांग बच्चे की देखरेख या करने वाला माता पिता के अलावा कोई नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर एकाकी परिवार में अगर कोई बच्चा दिव्यांग हो रहा है तो उसकी जो देख रेख होती है वो केवल माता पिता ही करते हैं, बाकी घर में कोई भी सदस्य नहीं होता है जो कि उनको देख सके। हम माता पिता को एक नौकरी या अवसर से दूसरी नौकरी की ओर भागते हुए देखते हैं, यानी कि जो हमारे माता पिता होते हैं वो आज की टाइम पे अगर देखा जाए तो इतनी महंगाई जो है तो उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं कि माँ भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होती है और पिता तो नौकरी कर ही रहे होते हैं। तो इसमें वो अगर एक नौकरी कर रहे हैं तो फिर एक के साथ दूसरा भी नौकरी कर रहा है, तो घर में कोई मेंबर और नहीं बचते हैं कि जो इन दिव्यांग बच्चों की देख रेख कर सके या फिर घर पे कोई इनको देखने वाला हो। पालन पोषण दर्शन में माता पिता अति प्रतिक्रिया करते हैं, कम प्रतिक्रिया करते हैं या इनकार करते हैं या अपने बच्चे के व्यवहार के लिए बहाने बनाते हैं। दिशा बनाम विकल्प प्रदान करते हैं जिससे बच्चे को भ्रम पैदा होता है। इसका मतलब यह होता है कि पालन पोषण जो होता है वो माता पिता के द्वारा ही होता है और इन्हीं की प्रक्रिया होती है कि ये बच्चे की सारी प्रक्रिया पूरी करें। इसके साथ साथ कभी कभी ये क्या करते हैं कि उसकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको तो पूरा करके ही तब जाते हैं, लेकिन कभी कभी उसको पूरा करने से इनकार भी कर देते हैं या फिर उनके व्यवहार में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं। अगर उन्हें डेली वही रूटीन में कार्य करना है तो उस चीज़ को कभी कभी इग्नोर करके वो उस चीज़ को ना करने का बहाना भी कर देते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चों को दिशा ना दिखा करके और उनको एक विकल्प के रूप में रखते हैं, यानी कि बच्चों को देख रेख के लिए स्वयं ना उनकी देखभाल कर करके किसी एक लेडीज को हायर कर देते हैं या जो नैनी शब्द आप लोग जानते ही हैं उनको अलॉट कर देते हैं कि वो उन बच्चों की देखभाल करे। तो बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के संरक्षण में ना रह करके किसी अन्य सदस्य के संरक्षण में होते हैं, जो कि घर का सदस्य नहीं होता है। वो डेली बाहर से आती हैं और बच्चों को देखती हैं, फिर वो चली जाती हैं। पिछले दशकों में हमने देखा कि माता पिता अपने बच्चों से भिन्नता करते हैं और उनसे बातचीत नहीं करते हैं।
उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से सही काम करने के लिए प्रेरित करने के कमज़ोर प्रयास करते हैं। कभी-कभी उन पर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रकार का निर्माण होता है। जिसके परिणामस्वरूप एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो माता-पिता होते हैं वो अपने बच्चों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। जो बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं उनको एक प्रकार से कमज़ोर कर देते हैं और उसका परिणाम ये निकल के आता है कि बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है, पढ़ाई-लिखाई में पीछे रह जाता है या फिर अन्य कोई कार्य करने में वो समर्थ नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि वो अपने डेली लिविंग के भी कार्य नहीं कर पाता है। डेली लिविंग का मतलब होता है कि स्वयं से उठकर वो चल फिर ले या फिर अपना स्वयं से नहा धो ले, ब्रश कर ले, यानी कि ये डेली रूटीन के कार्य भी वो नहीं कर पाता है। अधिकतर की भावना और सुरक्षा की झूठी भावना वाला आत्मभोग वाला बच्चा बाद में उन्होंने किशोरावस्था या वयस्क में पहुंचने पर अपने बच्चे के चेहरे पर एक गुस्सा देखा जहां व्यवहार और रवैया बहुत कम क्षमा योग्य और स्वीकार हो पाता है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि जब भी माता पिता अगर ऐसे बच्चे उनके जन्म ले रहे हैं तो उनके साथ में उन्हें टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने बच्चे को खुद से गाइड करना चाहिए हर जगह। ये नहीं कि किसी बाहर वाले के संरक्षण में उसको रखा जाए या फिर उसके जो भी भावना हो उस भावना को यहाँ पे नकारा जाए, उसके आवश्यकता को नकारा जाए, उसके तरफ ध्यान न दिया जाए या जो हमारा सामान्य बच्चा है उससे कंपेयर किया जाए और सामान्य बच्चे की तरह उसको ट्रीट न किया जाए। थोड़ा सा उसके साथ कह लीजिए कि अलग व्यवहार किया जाए। अगर अलग व्यवहार कर रहे हैं, ये सारी स्थिति आ रही है, तो जो दिव्यांग बच्चा होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर गुस्सा पनपने लगता है और फिर वही जो रवैया उसका होता है, कह लीजिए कि व्यवहार स्वरूप जो आता है, व्यवहार समस्या, वो उसका बना रहता है और लास्ट तक बना रहता है। बाद में चल कर के फिर कह लीजिए कि उसके व्यवहार को हम सही कर लें तो सही भी नहीं होता है और ना उसका जो व्यवहार वो कर रहा है उस व्यवहार को आप स्वीकार कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे को टाइम दें, बच्चे को हर चीज़ सिखाने का प्रयास करें, उसको डेली लिविंग से ले करके उसके पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक उसके साथ में अगर रहेंगे तो वो बच्चा कह लीजिए कि कहा भी मानेगा, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, वो एक आत्मनिर्भर भी बन पाएगा, समाज में उसका भी एक पहचान बन पाएगा जैसे एक सामान्य बालक का बनता है। तो इस प्रकार से अगर आप उसके साथ हैं तो उसके जो भी व्यवहार होंगे वो स्वीकार्य होंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ में नहीं हैं, उसको कुंठा की भावना उसके अंदर उत्पन्न करा रहे हैं, उसको हीन भावना से ग्रसित करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा जो कि बाद में चल कर के स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है या फिर वो अपराध की प्रवृत्ति में भी आ जाएगा। आज कई दिव्यांग किशोर, कॉलेज जाने वाले वयस्क और स्नातक अपने सामने आने वाली चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौशल और मुकाबला करने का प्रमाण देते हैं और इसके बजाय यह अपेक्षाएं प्रदर्शित करते हैं कि दुनिया उनके साथ उसी तरह व्यवहार करेगी जैसा उनके माता पिता ने किया था और निश्चित रूप से परिणाम आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ या कॉलेज खत्म करने में लंबा समय लेते हैं और अक्सर असफल प्रयासों के कारण घर लौट जाते हैं। सामान्य तौर पर उनमें जीवन की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उस तरह की स्वतंत्रता और क्षमता विकसित नहीं हो पाती है। जब माता पिता बच्चे का पूरा यहाँ पे समर्थन करेंगे तो फिर बच्चा आगे जाएगा, चाहे वो खेल कूद की दुनिया हो, चाहे फिर उसके पढ़ने लिखने का हो या फिर कोई और क्षेत्र हो जहाँ पर माता पिता उसके साथ बने रहेंगे, वहाँ पर बच्चा जाहिर सी बात है कि उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला होगा। यानी कि बच्चे जो आपके बच्चा दिव्यांग है वो सामान्य बच्चे से काफ़ी हद तक अच्छा कार्य कर सकता है अगर आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि उनमें ऐसे ही स्किल्स होते हैं जो कि सामान्य से थोड़े से अलग हटके होते हैं और वो बच्चे का पूरा सपोर्ट करता है उसको आगे ले जाने में। यानी कि भगवान ने अगर उनसे कुछ भी
छीना है तो फिर उनको बहुत कुछ दिया भी है। बस केवल हमें क्या करना है कि उनको निखारने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे उनके सहयोग में हमें लगे रहना होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर व्यावसायिक क्षेत्र हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र हो, वहाँ सभी वो अपना परिणाम अच्छा देंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने प्रयास नहीं किया है, बच्चे का साथ नहीं दिया है, बच्चे के व्यवहार में आपने परिवर्तन नहीं कराया है और यहाँ तक कि बच्चे के जो भी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता में आपने प्रतिभाग नहीं किया है कि बच्चे को हमारी ज़रूरत क्या है, तो आप कहीं न कहीं वहाँ पर आप तो असफल रहेंगे ही और आपका बच्चा जो रहेगा वो भी असफल ही रहेगा और कह लीजिए कि वो ऐसे-ऐसे कार्य करेगा जिससे फिर आप निपट नहीं पाएँगे। कुछ मामलों में ये दिव्यांग युवा अवसाद चिंता का प्रदर्शन करते हैं, आत्म नुकसान में संलग्न होते हैं या गलत निर्णय लेते हैं जो उनकी सफलता को प्रभावित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो ऐसे-ऐसे कार्य करेंगे जिससे आप हट नहीं सकते हैं, यानी कि उससे निपट नहीं पाएँगे और वो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के भी हो जाएँगे, जिसका परिणाम बहुत बुरा भी होने वाला होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि माता-पिता शुरू से ही जीवन भर उन्हें कभी नकारात्मक विकल्पों से दूर रखने के लिए निर्देशन, मॉडलिंग या कोचिंग में शामिल नहीं किए थे। तो जब भी बच्चा कोई भी गलत कार्य कर रहा है, अगर आप उसको वहाँ नहीं रोक रहे हैं, उसको नकारात्मक जो उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं, उसको आने से अगर आप नहीं रोक रहे हैं, सकारात्मक चीज़ें उसके अंदर नहीं डाल रहे हैं, तो परिणाम जो होगा वो तो नकारात्मक ही मिलने वाला है। माता-पिता को अपने बच्चे के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को जल्दी पहचानना सिखाती है। यह सुझाव देती है कि माता-पिता को अपने बच्चे की दुनिया पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी बच्चे में कमियां आ रही हैं उसको दूर करना या फिर बच्चों को किसी अन्य कार्य को करने के लिए उसको अवसर प्रदान करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये माता-पिता की ही ज़िम्मेदारी होती हैं कि बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ सके, ना कि उसमें नकारात्मकता आए या फिर वो अपराध की प्रवृत्ति में जाए। इसके लिए क्या-क्या करना होता है आप देख सकते हैं कि अपने बच्चे के परिवेश को पढ़ना सीखें। यानी कि बच्चा कहाँ रह रहा है, उसे वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सभी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों, संघर्षों व अवसरों को पहचानें, जानें कि कौन और क्या उन्हें प्रभावित करता है और जानें कि यह सब उनके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि वहाँ पर आपको रह कर के सारी चीज़ों को पहचान करना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ में उसे प्रतिभाग करने देना चाहिए और किस चीज़ से उन्हें हटा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ ध्यान देनी पड़ेंगी। आगे बात करें तो अपने बच्चे को भावनात्मक नियंत्रण को विनिमय और विकसित करने में मदद करना चाहिए। यानी कि अपने बच्चे को भावनात्मक जो उनकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जैसे कि सामने वाले की भावना क्या है या हमारी भावना क्या है, ये दोनों आदान-प्रदान हो सकें, इसके लिए क्या करना चाहिए कि विनिमय का जो रूल होता है, वो समझाना चाहिए। यानी कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उस चीज़ को बच्चा सुने या फिर बच्चा क्या कहना चाह रहा है और अपनी भाषा को कैसे वो समझा रहा है, अपनी भावनाओं को कैसे समझा रहा है, वहाँ पर कैसे लफ्ज़ों का प्रयोग कर रहा है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर दूसरों के भावनाओं को समझने का या अपनी भावनाओं को रखने का ये सभी गुण उत्पन्न हो सकें। भावनात्मक नियंत्रण सिखाना चाहिए, यानी कि आक्रोश में ना हो बच्चा, जो भी चीज़ें कहना चाहे उसे एक लहजे में कहे। माता-पिता सीख सकते हैं कि बच्चे किस तरह नकारात्मक मनोदशा की स्थिति में आ जाते हैं, जिसे अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो उन्हें उनकी सफलता को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर आपने उस पे नियंत्रण नहीं रखा, जो उनके अंदर भावनाएं आ रही हैं, जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही हैं, अगर ऐसी स्थिति में आपने उस पे नियंत्रण नहीं किया तो वो सफलता को उसके प्रभावित करेगी। अगर उसमें कोई भी नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं और आप उस पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो बच्चे को कभी भी सफल नहीं होने देगा और यहाँ तक कि उसके व्यवहार में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और जो भी प्रतिक्रिया करेगा बच्चा, वो प्रतिक्रिया हमेशा नकारात्मक ही देखा जाएगा। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे के व्यवहार को
पुनर्निर्देशित करना चाहिए, यानी कि जहाँ कहीं भी बच्चा गलती कर रहा हो यहाँ पर माता पिता को तुरंत वहाँ पे दिशा निर्देशन करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो सकारात्मक व्यवहार ही करें। उन बच्चों को प्रासंगिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें, जिससे उनके वर्तमान और भविष्य के प्रयासों के लिए आत्म अनुशासन और प्रेरणा की भावना बढ़े। यानी कि बच्चों में जो भी लक्ष्य तय हो वो लक्ष्य एक ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक हो, उस लक्ष्य प्राप्त करने के बाद किसी दूसरे को हानि ना हो। तो ऐसे लक्ष्य तय कराना चाहिए ताकि बच्चा उसको प्राप्त करने में हमेशा प्रयासरत रहे और उसके प्रयास से, उसके आत्मविश्वास से, उसकी प्रेरणा से वो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। माता पिता के सामने कौन सी नई चुनौतियाँ और कहाँ आती हैं, इसके बारे में भी आप जानें। आज बच्चों को उन चुनौतियों और ख़तरों का सामना करना पड़ता है जिनके बारे में हम में से अधिकांश ने बड़े होने पर कभी सपने में नहीं सोचा था। जैसे कि ऑनलाइन बड़े पैमाने पर स्कूल में साइबर बुलिंग, ये सभी जो हैं भ्रम, चिंता, अवसाद, प्रदर्शन संबंधी समस्याएं और आत्मघाती व्यवहार को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में क्या होता है कि जो ऑनलाइन है सिस्टम, वो बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ऐसे साइबर के उसमें बहुत अपना जानकारी रख लेते हैं कि वो हैकिंग हो गया, मतलब किसी चीज़ को हैक कर लेना या फिर कुछ गलत करना जो कि इंटरनेट की दुनिया में हो, तो वहाँ से साइबर क्राइम करना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक बच्चे के अंदर भ्रम पैदा करती हैं, चिंताएं लाती हैं, अवसाद भी लाती हैं। अवसाद का मतलब गलत चीज़ें उसके अंदर ये सभी उत्पन्न करती हैं। ऐसी समस्याएं क्या करती हैं कि बाद में चल करके उस बच्चे के लिए आत्मघाती साबित होती हैं। अभी मान लीजिए वो ऑनलाइन के थ्रू कोई भी गेम खेल रहा हो, तो उस गेम में बहुत ज़्यादा अगर पैसा वो हार गया तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि आत्मघाती व्यवहार आएगा। वो स्वयं को कुछ ना कुछ कर लेगा, चाहे वो फांसी लगा ले या फिर वो स्वयं को जहर खा ले या कहीं ट्रेन के नीचे आ जाए, तो इस तरीके से भी वो व्यवहार कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर वो थोड़ा सा जीत रहा है तो फिर धीरे धीरे जीत रहा, बाद में फिर वो ज़्यादा हार गया, फिर ज़्यादा हार गया, तो फिर ये ऐसे करके बच्चे में लत लगती है। तो ये इंटरनेट की दुनिया में देखा जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पहले तो धीरे धीरे उसको एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको धड़ल्ले से नीचे ले आता है। तो इस चीज़ को वो झेल नहीं पाता बच्चा और आत्मघाती प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा वे हमारी कल्पना से भी अधिक समय स्क्रीन पर देखने में बिताते हैं। यानी कि आजकल क्या है कि बच्चे अपने घर के सदस्यों के साथ कम मोबाइल पर, लैपटॉप पर, फ़ोन पर वो ज़्यादा लगे रहते हैं। वहाँ वो किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और इससे क्या होता है कि वो तरह तरह की चीज़ें अगर इंटरनेट पे देख रहे हैं तो उनके अंदर अपने आप पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई भी अगर गलत कार्य वो देखे, वो उनके दिमाग में बैठा, तो उस पे वो विश्वास कर लेंगे और उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में क्या होता है कि फिर उसका परिणाम घातक ही होता है। इसके साथ साथ उनके दैनिक जीवन को भी जो मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि रात में ज़्यादा देर तक अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो दिन में वो काफ़ी देर तक सो रहे हैं, तो इससे उनका रूटीन भी गड़बड़ हो रहा है, यानी कि डीएलएस उनका सही नहीं रहता है। पारिवारिक शिथिलता भी देखी जा रही है यहाँ पर, जो कि 21वीं सदी में ये मुख्य भी है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, तलाक की जो स्थिति होती है ये बहुत ज़्यादा बनी है। पुनर्विवाह, यानी कि एक शादी उन्होंने किया तो उसमें अगर नहीं उनका सामंजस्य बैठ रहा है तो फिर वो तलाक ले लेंगे और उसके बाद वो पुनर्विवाह कर लेंगे। इससे भी अगर बच्चा दिव्यांग है घर में तो उसके ऊपर निगेटिविटी आएगी, यानी कि वो नकारात्मकता उसके अंदर बनी रहेगी। तो बच्चे पर इसका प्रभाव हमेशा नकारात्मक ही आप देखेंगे, कभी भी सकारात्मक नहीं देख सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया जो है यह भी बहुत प्रभावित करता है। जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का मतलब होता है कुछ अवसाद वीडियो
यानी कि अपवाद वीडियो, वो इस तरीके के वीडियो भी देखते हैं। फिर मादक पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं और किसी को धमकाना हुआ या फिर कह लीजिए कि गुंडागर्दी टाइप का, इस टाइप के भी कार्य करने लगते हैं। और इसमें जब वो शामिल होते हैं तो फिर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर यहाँ पे माता पिता अपने बच्चे की तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो माता पिता के साथ साथ वो बच्चे के लिए भी आत्मघाती साबित होता है। कभी भी साथियों के साथ में सकारात्मक सामाजिक संपर्क और एकीकरण की कमी के साथ एक बात पर प्रभाव डालता है, यानी कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वे अपने साथियों के साथ भी बात नहीं करते हैं अगर वो सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो। और इसके साथ साथ वो अपने पिता से भी दूर रहते हैं, सामाजिक संपर्क में भी नहीं किसी के आते हैं कि समाज में भी लोगों के संपर्क में आए। तो इससे उनके ऊपर जो असर पड़ता है वो हमेशा नकारात्मक ही पड़ता है और उनके अंदर हमेशा संघर्ष की चुनौतियां बनी रहती हैं। बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, नए विचारों को उनके साथ में साझा करना चाहिए माता पिता को। बच्चे के परिवेश को भी वहाँ पर पढ़ें कि बच्चा किस परिवेश में रह रहा है और उसके सभी बातों पर ध्यान दें कि उसका जीवन कैसे चल रहा है, उसकी दुनिया में किन किन भावनाओं पर उसे नियंत्रण करना चाहिए और किन किन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ें उसको सिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ उसके व्यवहार को भी देखते रहना चाहिए कि व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन हो रहा है, उसका परमार्जन वहाँ पर करना ज़रूरी होता है। और बच्चे किन उपलब्धियों को हासिल करना चाह रहे हैं और उसको हासिल करने में वो कितना इफ़ेक्ट डाल रहे हैं उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वो नहीं उसको हासिल कर पा रहे हैं तो पुनर्बलन दे के उन चीज़ों को वहाँ पे रोकना चाहिए जो उसके बच्चे के अंदर व्याप्त होने लगती है, यानी कि वो निराशाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो उससे हमें बच्चे को बचाना चाहिए और उसको हमेशा व्यक्तिगत सफलता के लिए महत्व भी देना चाहिए। अगर वो बच्चा कहीं कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके लिए आप उसको थोड़ा बहुत अगर शाबाशी दे रहे हैं या फिर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो बच्चे में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि आत्मसम्मान, आत्म अवधारणा और प्रेरणा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, उनके लिए काम करना होगा और शिक्षक बनना माता पिता की जिम्मेदारी है। आज पालन पोषण एक बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बनने या नवीनतम तकनीक खरीदने से कहीं अधिक है। अगर बच्चे में पालन पोषण की जो प्रक्रिया होती है, अगर ये आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि बच्चे के लिए एक अच्छे दोस्त भी शामिल होंगे, क्योंकि बच्चा जब सोशल मीडिया की तरफ, इंटरनेट की तरफ या फिर बाहरी दुनिया में अपराध की तरफ को जब आकर्षित हो जाता है तो किसी चीज़ का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर जब आप थोड़ा सा भी जागरूक हैं तो फिर आप इन सभी चीज़ों पर देखभाल कर करके, यानी कि उस चीज़ को आप नोटिस कर करके आप उस बच्चे को सुधार सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में आप इस 21वीं सदी में बेस्ट माता पिता हो सकते हैं। यानी कि अपने बच्चे को कोई भी चीज़ अगर समझाना है, बताना है, तो फिर उस बच्चे को समझाने बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसके साथ उसके सभी आवश्यकताओं को, उसकी हर एक बात पर, उसके पालन पोषण पर, उसके सभी जो आसपास की दुनिया है उन सभी पे ध्यान देना होगा कि बच्चा किस तरफ जा रहा है और क्या करना चाह रहा है। तो हमारा ये यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। हमारा फर्स्ट यूनिट भी ख़त्म हो गया है, जिसमें हम सभी लोगों ने यूनिट 1.1 से लेकर के 1.5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.1 से लेकर 1.5 तक कवर करते रहेंगे और एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी जो कि आपको
आपको एक एक चैप्टर का मिलेगा। ये नहीं रहेगा कि उसमें अगर एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो पार्ट 2 भी दिया जाएगा। एक वीडियो में अगर नहीं हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो फिर वो आपको पार्ट 2 में भी दिया जाएगा। लेकिन मैं प्रयास करूँगी कि कम शब्दों में आपको और ज़्यादा समझा पाऊँ, फिर आपको एक चैप्टर का एक ही वीडियो दूँ ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग ज़रूर पूछें। वैसे तो मैं सभी वीडियो में एक एक शब्दों को अच्छे से समझा देती हूँ, फिर भी अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी हिंदी के शब्द होते हैं उसका मैं अर्थ ज़रूर निकाल कर बताती हूँ। और नहीं, अगर अर्थ आपको समझ में आ रहा है, जिन शब्दों का नहीं समझ में आ रहा है उन शब्दों को आप लिखकर कमेंट करेंगे तो भी मैं उन शब्दों को एक बार ज़रूर लेकर आप लोगों को उसमें बता दूँगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने और अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो आप लोग पढ़ाई करते रहें ताकि लास्ट में आप लोगों को ये ना सोचना पड़े कि मैंने अभी तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। तो फिर आप लोग इन सब वीडियो को टाइम निकाल करके अपना ज़रूर एंजॉय किया करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।